हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग. दिस इज राजेश कुमार रवि एंड वेलकम टू पीजीटी वाला. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉप 20 एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. ये क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. मैं आप लोगों को आज 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ. जो 20 क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड है और आपके जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 से लेकर 4 तक में है. उसके अलावा आप जनरल साइंस वगैरह का कुछ भी तैयारी कर रहे हो तो केमिस्ट्री से बेसिक क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है ना. तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या कवर करेंगे. आपका ये जैक बोर्ड का रिलेटेड है, सीबीएसई बोर्ड को कवर भी करेगा और अदर जो भी जनरल एग्जामिनेशंस को आप प्रिपरेशंस कर रहे हो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. साथ ही इसमें जो भी क्वेश्चंस लाए हमने वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड किया हुआ है. प्रीवियस ईयर कहने का मतलब है कि आपका जो भी बोर्ड एग्जाम में पिछले साल जो क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका है एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके तक लाया हूँ विथ डिस्कस के साथ. इसमें क्या करेंगे, डिस्कशन फुल वीडियो के साथ करेंगे, मतलब फुल चैप्टर को क्वेश्चंस जो भी दिया गया है उसको पूरा डिटेल्स में समझने का कोशिश करेंगे, है ना. चलिए, आपको क्या करना है कि जो भी आपको आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलना है. जो भी आपको ऑप्शन आता है तो आप जा सको, अपने आप को एग्जामिन कर सको कि आप किस क्वेश्चन को कितना वे में बना सकते हो, आप सही कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, है ना. क्या है, केमिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चंस है आपके बीच. तो ये पहला क्वेश्चन है आपके बीच. पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो. पहला क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. बताना है आपको कि इनमें से कौन सा है जो केमिकल रिएक्शन का पार्ट नहीं है, मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है ना केमिकल रिएक्शन, उसमें इसका पार्ट नहीं है. चलिए बताइए आप लोग. जिसको जो आंसर आता है वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करते हुए चलना है. आप लास्ट में इमेजिन कर लेना, उसको कैलकुलेट कर लेना कि आपने 20 क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चंस को सही करा है ना. चलिए, जो भी आंसर आता है बताते चलना. क्वेश्चन समझ में आ गया. क्वेश्चन क्या है कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. बताना है कि वह कौन सा सब इसमें से 4 में से वह कौन है जो रासायनिक अभिक्रिया का भाग नहीं है. पहला ऑप्शन आपका है प्रोडक्ट, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है रिएक्टेंट एंड डी नंबर में आपका क्या है, नन ऑफ दिस. चलिए, सबसे पहले बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है. आपको आप आंसर कर लोगे, है ना. देखो, यहाँ पे H2 है, हमने क्या लिया H2 प्लस ये क्या है O2. हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये क्या बनाएगा, H2 वो. ये क्या कहलाएगा बच्चों, H2O. तो ये टोटल पार्ट्स को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों, रिएक्टेंट कहते हैं. मीन्स those elements are participate in chemical reactions are known as reactant. क्या कहते हैं कि वे सभी एलिमेंट्स जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे सभी एलिमेंट्स जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं. एंड देन आफ्टर रिएक्शंस, क्या बोल रहा है कि आफ्टर रिएक्शंस के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों, प्रोडक्ट कहते हैं. समझ में आया कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया उसे हम लोग ने क्या क्या, रिएक्टेंट कहते हैं. एंड आफ्टर रिएक्शंस के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं. तो आप देखो ये ऑप्शन में प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो गया, रिएक्टेंट भी है, तो ये दोनों हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट है. लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट नहीं है. आई बात समझ में, क्वेश्चन क्लियर हुआ. ये प्रोडक्ट जो है वो रासायनिक अभिक्रिया का भाग है, रिएक्टेंट भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का भाग है. लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन. क्या होता है बच्चों, विस्थापन. ये जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आता है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं. तो वहाँ हम लोग को एक पढ़ना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है विस्थापन अभिक्रिया. अभी विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसमें अधिक अभिक्रियाशील होता है. जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसका स्थान को वो ले लेता है, तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया. आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सॉरी, इसका ऑप्शन जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्प्लेसमेंट नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया का ये पार्ट नहीं है. रासायनिक अभिक्रिया का आपको 2 पार्ट दिख रहा है, एक रिएक्टेंट है, दूसरा प्रोडक्ट है. इसका हिंदी में बोलते हैं अभिकारक. क्या कहते हैं बच्चों, अभिकारक कहते हैं. क्या कहते हैं, अभिकारक. और इसको कहते हैं उत्पाद, जो प्रोडक्ट बना हुआ है. आई बात समझ में, किन्हीं को दिक्कत नहीं होने चाहिए, है ना. चलिए, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीज़ों को समझते हुए चलना है ना. चलिए, इसी के साथ हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप देखो कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. चलिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. ऑप्शंस आपके पास ये इस प्रकार है.
पहला 5, दूसरा 4, 6, 7। आप लोगों ने अगर पढ़ लिया होगा कि टाइप्स ऑफ रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया का टाइप्स कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6। आई बात समझ में? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6। पार्ट अगर पूछा तो पार्ट होता है 2, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार कितना होता है, कितने टाइप्स का होता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि 6 प्रकार का होता है। अब 6 प्रकार का कौन कौन होता है? तो पहला होता है कॉम्बिनेशन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। और तीसरा इसी का होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा होता है इसका डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक और इसका होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है बच्चों? एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। और एक होता है लास्ट इसका एक्सोथर्मिक। क्या होता है? एक्सोथर्मिक। ये सभी क्या है? रिएक्शंस हैं, है ना। ये 6 प्रकार का इसका क्या होता है? रिएक्शन है। तो आपको याद रखना है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशंस, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, जिसको हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद है उष्माक्षेपीय अभिक्रिया और उष्माशोषी अभिक्रिया। ये 6 प्रकार का रिएक्शन है। आपको 6 प्रकार के रिएक्शंस को याद रखना है। जब अगर थ्योरी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ में से कोई भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ देगा। और इसके साथ आपको क्या करना है ना कि साथ में इसका रिएक्शंस जो होगा वो उस रिएक्शंस को भी लिखना है, तब जाके आपको 2 मार्क्स पूरा मिलेगा। तो आई सब बात समझ में कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो 6 प्रकार का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आई बात समझ में? किन्हीं को दिक्कत? हाँ चलिए, कुछ का बच्चों का आंसर आ रहा है, सबका 6 आ रहा है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, लगभग सभी बच्चों को पता है कि इसका आंसर क्या होता है? 6 होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हाट आर द फुल नेम ऑफ पीएच। देखो बेटा, अब जब चैप्टर ये 2 से क्वेश्चन है, ये चैप्टर 2 का पीएच स्केल जब पढ़े होंगे तो वहाँ से पीएच का फुल फॉर्म पूछा है। क्या पूछा है? कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पीएच। क्या होता है पीएच? देखो पहला ऑप्शन है आपका फर्स्ट नंबर में पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये तो नहीं होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होगा। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाँ देखो ये आंसर का करेक्ट आंसर होगा। फुल नेम ऑफ पीएच, तो आपको याद रखना है कि पीएच का पूरा नाम जो होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या है बच्चों? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हमारा दूसरा नंबर ही आंसर सही हो गया तो तीसरा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ये सब नहीं होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आई बात समझ में? देखो बेटा, अभी आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको समय के साथ जो भी चैप्टर पढ़ाई होता है, स्कूल में पढ़ो या फिर ऑनलाइन पढ़ो, जहाँ भी पढ़ते हो, उस चैप्टर को क्या करना है? पूरा फुल टाइम्स देना है। एग्जाम से पहले अगर आप सोचोगे कि एग्जाम के बाद हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है ना। एग्जाम से पहले ही आपको ख्वाब देखना होगा। ऐसा नहीं कि हम एग्जाम आएगा तब देखेंगे। और ख्वाब औकात से बड़ा देखना है। ख्वाब जो होगा वो औकात से बड़ा देखना है, तब जाके सपने को पूरा करने में मज़ा आता है ना। कोई बोलेगा कि ख्वाब इतना बड़ा देख लिया, पता नहीं क्या कैसे पूरा करेगा। भाई तुम तो पहले देखो तो सही, रिजल्ट क्या होगा उसका मतलब नहीं रखना है, पहले क्या करना है? देखना है। रिजल्ट का मतलब नहीं रखना है ना। आपको रखना है कि हमको टॉप करना है, क्लास 10th में क्या करना है? टॉप करना है। तो उसको उसके लेवल पे आप क्या करोगे? तैयारी भी करोगे। आप सोच लेंगे हमको सेकंड करना है, तो आप सेकंड के हिसाब से तैयारी करोगे ना। इसलिए दिमाग में क्या रखना है कि ऊपर रखना है सोच को, जितना हाई सोच सको, है ना। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ बोथ रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्या है बच्चों? देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस आर कंप्लीट सिमुटेंसली, क्या बोलेंगे ना, साइमुटेंसली, मतलब होता है कि एक साथ। सिमुलटेसनी, मेरा जीव नहीं उखड़ पा रहा है, मतलब इसके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा ना, जिसको बोलते हैं साथ साथ। क्या बोलते हैं? साथ साथ होता है ना। आप इसको उच्चारण कर लेना, देखो क्या होता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ बोथ रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शंस आर कंप्लीट विथ बोथ, मतलब बोल रहा है कि दोनों अभिक्रियाएं जब एक साथ संपूर्ण होती है तो उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है कि जब दो अभिक्रियाएं एक साथ होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशंस क्या होता है? ऑक्सीडेशंस क्या होता है और रिडक्शंस क्या होता है? इसको पहले जानना है ना, ऑक्सीडेशन और
रिडक्शंस। आपका ऑप्शन दिया हुआ है पहला क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और नन ऑफ दिस। तो बताना है आपको कि आंसर इसका क्या होगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखो, तब तक हम आपको इसको डिस्कस करके बताते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। ऑक्सीडेशन नाम क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का क्या होगा, वृद्धि होगा। और रिडक्शन क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा, इसमें वृद्धि होगा। मीन्स एक में ऑक्सीजन आई का एडिशन होगा, एक से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। बात समझ में आया। तो उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब इसमें पूछा है कि जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपूर्ण होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक कहेंगे, नहीं कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शंस कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शंस कहेंगे। आई बात समझ में। जिसमें दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपूर्ण होती है उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। ये डिस्प्लेसमेंट भी होगा, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं होगा। आई बात समझ में, समझ में आ रही है ना सबको, धीरे धीरे समझते हुए चलना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि विच हाइड्रोकार्बन्स आर मेड ऑफ ट्रिपल बॉन्डिंग विथ कार्बन कार्बन। यहाँ पे कुछ अल्केन, लिस्ट ऑफ अल्केन दिया है, आपको बताना है कि ये कौन सा अल्केन है, मतलब किस में ट्रिपल कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डिंग। ट्रिपल बॉन्डिंग क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ चुका होगा कि जब दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डिंग हो, इसको कहते हैं सिंगल बॉन्डिंग। और ये होता है डबल बॉन्डिंग। ये क्या होता है, सॉरी, ये हमारा क्या है, डबल बॉन्डिंग। ये क्या है, डबल बॉन्डिंग। और एक होता है ट्रिपल बॉन्डिंग। तो बताना है कि कौन सा लिस्ट है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग होता है। पहला है अल्केन, दूसरा अल्कीन, दूसरा है अल्काइन, थर्ड नंबर में अल्किन और 4 नंबर में नन ऑफ दिस। जिसको आता होगा आप आंसर करेक्ट तरीके से आप बता सकते हो। तो देखने ही पता चल रहा है क्या है, अल्केन, दूसरा क्या है, अल्काइन, एंड थर्ड नंबर इस क्या है, अल्कीन। देखो बेटा, इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं अल्काइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्काइन। अल्काइन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। क्यों होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग बनाता है। और ये दोनों में से सबसे मजबूत कौन सा है, तो अल्काइन ही मजबूत होता है। अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। इसका फार्मूला को याद रखना है। ये किसका फार्मूला है, एल्काइन का फार्मूला है। तो एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। अब पूछेगा अल्कीन का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला भी याद रखना है, CnH2n+2 फार्मूला होता है। ये फार्मूला को याद रखोगे तभी इसके अकॉर्डिंग ये कर सकते हो। अब बेटा पूछेगा कि अल्कीन का फार्मूला क्या होता है, तो देखो अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, सिर्फ होता है, क्या होता है, CnH2n होता है। आ गई बात समझ में। तीनों का फार्मूला याद रखना है। तीनों का फार्मूला के बेसिस इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्डिंग होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्डिंग, और अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्डिंग होता है। आई बात समझ में। ये सब आपको याद रखना है। लिस्ट ऑफ अल्केन भी आपको याद रखना है, जिसे क्या होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। आपको ये सभी क्या करना है, याद रखना है। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी इसी के बेसिस भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिस्ट को पहचानना है। अल्केन में क्या आता है, लास्ट में इसका देखो ENE आता है, सॉरी ANE आता है। अल्केन में क्या आता है, ANE लास्ट में आता है। और अल्काइन में क्या आता है, YNE आता है। अल्कीन में है तुम्हारा ENE आता है। तो इस तरीके से भी पहचान सकते हो कि N में जिसके लास्ट में आता था उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जिसमें सिंगल बॉन्डिंग होता है। अल्काइन के लास्ट में Y वाला में आता है, तो Y में क्या होता है, -2 का फॉर्मूला होता है। लास्ट में इसके क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डिंग बनाता है। अल्किन क्या करता है, इसके ईथ में, इसके एंड ऑफ में ENE आता है। जनरल फार्मूला इसका होता है क्या, CnH2n होता है, जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्डिंग होता है। आपको इस तरीके के सभी चीज़ों को समझते हुए चलना है और कॉपी में नोट कर लेना है ना। चलिए, किन्हीं को दिक्कत नहीं ना है जी। चलो, सबको ऑप्शंस करते हुए चलना, आंसर करते हुए चलना, ताकि आपको पता चल पाए कि आप सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल। देखो बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल का रेंज मतलब होता है प्रास। अगर पूछा जाए कि पीएच स्केल का प्रास क्या होता है, अब पहले जानो कि पीएच स्केल होता है क्या है। तो पीएच स्केल क्या करता है कि किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयन प्लस OH- की सांद्रता को ये क्या करता है, मेजर करता है। मतलब अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को ये मापने में काम आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। अभी पढ़ चुका कि पीएच का पूरा नाम क्या होता है, कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी सॉल्यूशंस में H+ आयन की जो सांद्रता है वो क्या है, तो वो पीएच स्केल से हम लोग मापते हैं। पीएच स्केल का जो प्रास होता है वो कुछ इस प्रकार होता है।
पीएच स्केल का प्रास क्या होता है, यहाँ पे होता है 0 और यहाँ पे होता है 14, बीच में होता है 7, बीच में क्या होता है 7। ये आपको दिखाता है H प्लस, मतलब प्लस की सांद्रता को दिखाता है ना, ये प्लस की सांद्रता को दिखाता है और ये माइनस। मतलब हो गया कि 0 से 7 क्या होता है एसिड, 0 से 7 क्या होगा एसिड, 7 to 14 क्या हो जाएगा, 7 to 14 क्या हो जाएगा बेस, और 7 क्या हो जाएगा, सिर्फ 7 जो हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा न्यूट्रल, जिसको कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं उदासीन। आई बात समझ में। तो आप पता चल गया कि पीएच स्केल का जो प्रास होता है 0 से 14 तक होता है। देखो 0 से 14 कहाँ पे आपका सी नंबर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, है ना। सी नंबर करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि पीएच स्केल का जो प्रास होता है 0 से 14 तक होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 0 से 7 अगर है किसी विलेन का, मतलब ये बता रहा है पीएच स्केल में, तो क्या होगा विलेन कैसा होगा एसिड होगा, मतलब अम्लीय होगा, है ना। और 7 सिर्फ दिखा रहा है तो क्या हो जाएगा उदासीन। क्या हो जाएगा उदासीन, जिसको न्यूट्रल कहते हैं। और 7 to 14 हो जाएगा क्या आपका, क्या हो जाएगा बेस, जिसको हम लोग कहते हैं क्षारक। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शंस FeSO4। देखो बेटा ये क्वेश्चंस VVI कर लो आप, है ना। ये एग्जाम्पल आप VVI कर लो, ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा हुआ है और ये आपको बताना है कि किस रिएक्शंस का है, ये कौन सा अभिक्रिया इसमें हो रहा है ना। आपको ये रिएक्शंस को भी बताना है कि इसमें कौन सा रिएक्शंस कंप्लीट कर रहा है। पहला देखो आयरन, आयरन क्या है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को भी डुबाया जाता है, जब आयरन को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको डुबोते हैं तो क्या होगा, तो बेटा क्या होगा ना, ये रिएक्शंस क्या करेगा। देखो यहाँ पे आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव है, क्या है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे, तो कॉपर से। कॉपर क्या है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, किससे, तो Fe से। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है Fe, और ये Fe से कम अभिक्रियाशील है Cu। तो ये रिएक्शंस क्या बनाएगा Fe, क्या बनाएगा रिएक्शन FeSO4 प्लस का बनाएगा Cu, मतलब Cu को क्या कर देगा बाहर कर देगा। तो ये रिएक्शंस को कंप्लीट करेगा। तो देखो इस प्रकार के रिएक्शन कहाँ पे मिल रहा है FeSO4 प्लस Cu। देखो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों बी। देखो यहाँ पे Fe है, SO4 है, प्लस क्या है कॉपर सल्फेट। अब ऐसा इसलिए हुआ, ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। किसका है बच्चा डिस्प्लेसमेंट का, किसका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का है। आई बात समझ में। ये रिएक्शंस दिया हुआ है वो किसका है डिस्प्लेसमेंट का। कोई दिक्कत समझ में आ गया। क्या होता है कि ये अधिक अभिक्रियाशील है, Fe जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है किससे कॉपर से। तो कॉपर को क्या करता है Fe डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसको हटा देता है और उसका स्थान को वह स्वयं ग्रहण कर लेता है। आए बात समझ में। जैसे आप लोग क्लास में अगर वगैरह में बैठते हो तो कोई मोटा बच्चा आए, अगर आप फर्स्ट में बैठा हो और मोटा बच्चा अगर धकेल देगा तो क्या होगा तुम्हारा स्थान क्या हो जाएगा चेंज होगा ना, और वो मोटा आदमी क्या करेगा तुम्हारी जगह पे बैठ जाएगा। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया नहीं समझ में, फिर से देखो एक एग्जाम्पल है, दिमाग पे नहीं लेना, सिर्फ एग्जाम्पल है। अलेक्जेंडर है, क्या है अलेक्जेंडर है ना, दिखाते हैं अलेक्जेंडर क्या होता है। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कोई नाम है किसी का, ठीक। अलेक्जेंडर का नाम सुने हो ना, अलेक्जेंडर का नाम सुने हो, कौन है ये अलेक्जेंडर, वो है जो हार्दिक पांड्या की बीवी, मतलब समझ रहे हो ना, हार्दिक पांड्या की बीवी को जो ले गया, कौन ले गया अलेक्जेंडर ले गया। हार्दिक पांड्या भी क्या है सिंगल रह गया। तो आप इसके वजह में समझो कि जब इसको रिएक्शंस करवाते हैं, एग्जांपल समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक। यहाँ पे लिए हार्दिक, क्या लिए हार्दिक पांड्या, उसके साथ क्या है उसकी बीवी का नाम है नताशा, क्या है बच्चों नताशा। अब यहाँ पे आया अलेक्जेंडर और हार्दिक पांड्या को क्या कर दिया, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, हमारा लात ये यहाँ से क्या हो गया निकल गया। तो हार्दिक पांड्या को मार के लात निकाल दिया कौन अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर ने क्या किया, अलेक्जेंडर ने किसका साथ ले लिया प्लस आ गया क्यों कौन इसमें नताशा, कौन आ गई नताशा, और बाहर कौन हो गया हार्दिक जी, क्या हो गया हार्दिक जी बाहर हो गया। आई बात समझ में। तो यह है अलेक्जेंडर क्या हो गया ना कि अधिक पावर हो गया किससे पांड्या से, इसलिए पांड्या को क्या किया नताशा के साथ से अलग कर दिया और नताशा को पांड्या के साथ हटा दिया और नताशा को अपने साथ ले गया। आई बात समझ में। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको दिमाग पे नहीं लेना है ना। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि अलेक्जेंडर जो है वो हार्दिक पांड्या से काफ़ी अधिक शक्तिशाली था। शक्तिशाली मतलब रुपया पैसा या फिर कुछ और चीज़ में होगा। तो ये क्या किया हार्दिक पांड्या को रिमूव कर दिया और उसकी बीवी को कौन ले गया
मतलब नाताशा को कौन ले गया, अलेक्जेंडर ले गया अपने साथ। आई बात समझ में। तो इसमें हमें समझ सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। जो अधिक अभिक्रियाशील होता है वो कम अभिक्रियाशील को डिस्प्लेस कर देता है और उसका स्थान को वो स्वयं कर लेता है, जैसा कि आप एग्जाम्पल में आसानी से देख सकते हो। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो बेटा ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वीवीआई है। क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका CaSO4 2H2O। ये तो नहीं होगा। CaSO4 हाफ H2O 3H2O हाफ H2O ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों, बी नंबर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट इसको बोलते हैं। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। आई बात समझ में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला समझ में आ गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 का हाफ H2O। आई बात समझ में, इसको याद रखना है। चलिए इसका आगे देखते हैं, इसको मैं थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में। इसको आप क्या करोगे, 1+2 1 प्लस क्या लेना है, 1+2 लेना है आपको, +1+2। इसको हाफ को क्या करना है, H2O। मतलब ये मतलब पानी कितना लेना है, हाफ पानी लेना है, एक और आधा पानी लेना है। और पानी को लेने के पश्चात जब प्लास्टर और पेरिस को जब रिएक्शंस करवाएंगे तो ये बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा CaSO4 2H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, CaSO4 2H2O बनाएगा, जिसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट। इसमें था, इसमें क्या था, हेमीहाइड्रेट था। अब इसमें जब हेमीहाइड्रेट में पानी मिला दिए, पानी के साथ जब रिएक्शंस किया तो पानी के साथ रिएक्शंस करने के पश्चात क्या बनाया, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। क्या बनाया बच्चों, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट बनाया, जिसको हम लोग कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं, जिप्सम भी कहते हैं। याद रखना है इसको, क्या कहते हैं, जिप्सम भी कहते हैं, जिप्सम। इसका नाम याद रखना है ना, जिप्सम। क्वेश्चंस पूछता है कि कंप्लीट द बोल, क्वेश्चन पूछ देगा कि पानी के साथ मतलब जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ रिएक्शंस करके दिखाए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे, तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस लेना है, प्लस पानी कितना लेना है, तो हाफ पानी लेना है, एक और फिर 1/2 H2O लेना है। जब इसको रिएक्शंस करवाएंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट बनाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं जिप्सम। आई बात समझ में। अगर इसका यूज फुल पूछ दे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ पे करते हैं, तो दीवार की सतह को चिकना करने में करते हैं, टूटी हुई हड्डियों को मतलब ब्रेक बोन्स, जो हड्डी होता है उसको टूटा हुआ रहता है उसको जोड़ने में भी काम करते हैं, खिलौना बनाने में इसको यूज़ करते हैं। आई बात समझ में। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी कोई यूज़ जो होता है वो घर की सतह, जो दीवार होता है उसकी सतह को चिकना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ करते हैं। तो आपको यूजफुल याद रखना है, इसका रिएक्शन भी याद रखना है और इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, किसके साथ, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ जब ये रिएक्शन कंप्लीट करेगा तो क्या बनाएगा, जिप्सम बनाएगा। क्या बनाएगा, जिप्सम बनाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन पढ़ने के साथ आपको कितना क्वेश्चन क्लियर हो गया, 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या याद रखना है आपको, इसका यूज भी याद रखना है, ठीक ना। आई बात समझ में। चलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर जिप्सम बन जाएगा तो जिप्सम को कैसे प्लास्टर पर लाएंगे, तो 373 केल्विन के मतलब डिग्री पर इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, है ना। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा एक दूसरे के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फ्लॉइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिटिक स्ट्रेंथ। बोलता है एसिटिक स्ट्रेंथ मतलब जिसमें एसिटिक किसका सबसे स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, सजाना है। पहला कौन है आपका, एसिटिक एसिड है, वाटर है, और एसिटिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है और सजाना है। कौन कौन सा है, एसिटिक एसिड, वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो तुमको क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझा मतलब इसको एक्यूरेट करना है। इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा। तो मतलब पहले जिसका पावर कम होगा वो पहले होगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, बताना है। चलिए जिनको आता है आंसर बताते चलिए।
अरेंज कीजिए इसको, क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला देखो ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। दूसरा है वाटर, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। पहला क्या होता है, वाटर। वाटर क्या होता है, एसिटिक एसिड से कम, इसका जो एसिटिक स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है किस में, वाटर में, और वाटर से ज़्यादा किस में होता है, एसिटिक एसिड में, ऐसे समझो। और उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो अम्लों का राजा भी कहा सकता है ना, किंग ऑफ एसिड किसको कहते हैं, अम्लों का राजा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं HCl भी कहते हैं, क्या कहते हैं, HCl। आप ऐसे समझो, अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझना है कि वाटर का अगर स्ट्रेंथ अगर 4 है, प्लस कितना है 4, तो एसिडिक में कितना होगा, +6 होगा, इसमें कितना होगा, +8। तो अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, पहले वाला छोटा वाला आया, फिर छोटा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, तो ये स्ट्रेंथ क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको डेकोरेट, मतलब इसको क्या किया है, सजाया गया है। पहला क्या हो जाएगा, वाटर एसिटिक एसिड, दूसरा हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका नाम होता है HCl। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है विच वन ऑफ दिस हैज अ हायर केमी कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। क्या बोल रहा है बच्चों, विच वन ऑफ दिस हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। आपको बताना है कि इसमें जो दिया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा H+ आयन कौन कंटेन करता है, उस जो कंटेन करता है उसका नाम बताना। चलिए आप लोग आंसर कीजिए, तब तक मैं थोड़ा एनर्जी ले लेता हूँ। थोड़ा बोलते बोलते आवाज़ है ना जो गला सूख जाता है, गर्मी का मौसम है। चलिए आंसर करते हुए चलना है, बताना है कि H+ आयन सबसे ज़्यादा किस में होगा, है ना, वो आपको आंसर करना है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस हैज़ अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो बेटा बताना है आपको कि H+ जो आयन है वो सबसे ज़्यादा किस विलियन में है। यहाँ पे सब एसिड दिया हुआ है, एसिड क्या दिया हुआ है, HCl। अभी हमने आपको बताया कि HCl का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताएं क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे दिया हुआ है CH3COOH, ये दिया हुआ है। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड। और तीसरा हमारा क्या है, टार्टिक एसिड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टार्टिक एसिड। तो बताओ आप चारों में से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा HCl कौन कंटेन करता है ना। तो बेटा यहाँ पे याद रखना है कि जो HCl होता है ना वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा H+ आयन को क्या करता है, रिलीज करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अम्लों का राजा। अभी हमने आपको बताया कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो अम्लों का राजा जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहा जाता है। जनरली हम लोग जब खाली पेट होता है, ये HCl जो होता है ना वो हमारे पेट में पाया जाता है। अब पेट में कैसे होता है, जो हम लोग जब अभी क्या बोलते हैं, कभी ऐसा इमेजिन करना कि खाना तो आप देर से खाना जब देर से खाओगे तो आपका पेट में क्या बनेगा ना, गैस बनने लगता है। अब वो गैस जो होता है वो कभी कभी रिलीज़ करता है, मतलब ढकार के रूप में बाहर आता है। तो जब पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है, पेट में जब अम्लीयता बढ़ जाती है ना, तो पेट में अम्लता को बढ़ जाती है, तो हम लोग इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, इनो पीते हैं या फिर अन्य किसी प्रकार का बेस लेते हैं ताकि HCl की मात्रा को कम कर सके। अब बोलेगा पेट में क्यों पाया जाता है, तो पेट में हम HCl इसलिए उत्पन्न करता है, हम लोग जितने प्रकार के भोजन खाते हैं वो भोजन को क्या करता है, पचाने में, उसको मतलब डाइजेस्ट करने में ये क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। कौन, HCl। और ये पाया कहाँ जाता है, तो पाया हमारे पेट में, ऐसा नहीं कि पूरा मात्रा में, भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लिमिट मात्रा में रहता है, जो रिलीज़ करता है हमारे बॉडी में, ये रिलीज़ हो जाता है। और रिलीज़ करने का इसका रीजन्स होता है कि पेट में जो भी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं उसको ये डाइजेस्ट करने में ये सहायता प्रदान करता है। तो H+ जो यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सबसे ज़्यादा H+ आयन को क्या करेगा बच्चों, रिलीज़ करेगा। आया बात समझ में? यहाँ पे सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है मिथाइल करके कुछ दिया हुआ है ना, मीथेन इसको बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ अलग बनेगा, ये चैप्टर 4 करके इस प्रकार जब बनाते हैं, ये कार्बन पे चार्ज आता है तो वो अलग वाला है। तो यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, किन्हीं को पता है कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये सॉल्ट का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला बच्चों, सॉल्ट का फार्मूला। सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। नमक का अगर याद रखना है कि जो हम लोग नमक यूज़ करते हैं ना, नमक,
वो साधारण नमक का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। आपको याद रखना है इसका फॉर्मूला NaCl। देखो मेरा भी आ रहा है अब ना। चलिए, और दूसरा दिया हुआ है टार्टिक एसिड। टार्टिक एसिड, ये एसिड किस में पाया जाता है बताओ? ये टार्टिक एसिड क्या होता है? ये भी एक प्रकार का एसिड ही है। ये टार्टिक एसिड किस में पाया जाता है बताओ? किन्हीं को आता है? टार्टिक एसिड किस में उपस्थित होता है? चलिए आप लोग बताइए कि टार्टिक एसिड किस में उपस्थित होता है। कुछ कुछ बच्चे बचा रहे हैं टमाटर। हाँ बेटा, कुछ कुछ बच्चों को आ रहा है आंसर, वो सही है। टमाटर में क्या पाया जाता है ना? टार्टिक एसिड पाया जाता है। आया बात समझ में? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टार्टिक एसिड का मेन स्रोत क्या है, मेन सोर्स क्या है, तो टमाटर। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है बच्चों? तो टार्टिक एसिड पाया जाता है। इसका एक लिस्ट होगा, वो लिस्ट को आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है कि किस किस मतलब विलियन में मतलब कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे चींटी का डंक हो गया, सेब हो गया, दही हो गया, ये सभी कुछ कुछ लिस्ट है, बुक में आपका दिया होगा, वहाँ पे आपको याद कर लेना है, क्योंकि वहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आपको सिर्फ पूछेगा ये कि इसमें कौन सा विलियन उपस्थित होता है। आई बात समझ में? विलियन मतलब कौन सा एसिड उपस्थित है उसका नाम बताना है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या करें, 10 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बता दे, इसको कोई दिक्कत नहीं ना? किन्हीं को थोड़ा आराम से करने में भी आसानी लगेगा, है ना? तो 10 क्वेश्चंस हम क्या चाहते हैं कि जो भी इसका टाइम बचेगा तो 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना? तो आज 10 ही क्वेश्चन का टेस्ट करते हैं। तो आप लोग अपने आप में आप दिखा सकते हो, नंबर्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपने 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चंस को करेक्ट करा है ना? इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा इसका 11 और 11 से 20 नंबर तक, उसका नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्लास आपके साथ डिस्कस करेंगे, है ना? तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी को डाउट है कोई क्वेश्चंस में, अभी तक 1 से 10 क्वेश्चंस में हमने आपको बतलाया है, अगर उसमें किसी को दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते हो, है ना? और अगर आप वीडियो को देख रहे हो और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी क्या करना है? शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ना? वीडियो को शेयर करते हुए चलना, ताकि हर एक बच्चा को ये चीज़ मिल सके, है ना? अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। जो भी अच्छा चीज़ आता है वो अपने के साथ साथ दूसरों को भी देना है। चलो, आम छानने भी जाना है ना तुम लोग को? आम छानने बेचारा अब क्या बोले ही तुम लोग को, जैसे आम भी है ना, अब खुद से उसको शर्मा के गिरना पड़ रहा है। अब खुद से उसको क्यों गिरना पड़ रहा है? क्योंकि आम को पत्थर मारने वाले बच्चे आज मोबाइल में क्या है? व्यस्त हैं। इसलिए बेचारा आम को अभी भी खुद गिरना पड़ता है। जाओ अब मोबाइल देखो, कुछ देर आम को पत्थर मार के आना है और आम को खा पी कर आना है ना? चलिए कोई बात नहीं, हंसी मजाक होती रहती है ना? चलिए आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका जो भी क्वेश्चंस बाकी है मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, और आपको क्लास को ज्वाइन करना है और फिर से पूरी मतलब पूरे बेटर तरीके से तैयारी करके आपको आना है। जो भी आंसर आपको पता है उस आंसर को लिखना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितना आंसर को सही किया। आपने तैयारी को मजबूत वे में लेके चलना है ना? चलिए किन्हीं को दिक्कत नहीं है। क्लास हम आज का यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा इसका 11 क्वेश्चन नंबर लेकर आप लोग को भी लेकर आएंगे, है ना? चलिए